नमस्कार। आ, सभी प्रतिभागियों को मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 का उत्तरकाल, शिक्षा, साहित्य एवं समाज, इस विषय पर हिंदी विभाग राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्विदिवसीय वेबिनार पर आज मुझे बोलने का मौका मिला है। और सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर साकेत, साथ ही साथ इस वेबिनार के संयोजक प्रोफेसर का अध्यक्ष वकील लागो जी और सह संयोजक सत्य प्रकाश पाल जी को मैं विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे इसे कोविड-19 के आपने अपना उत्तरदायित्व एक प्रासंगिक विषय पर वेबिनार का आयोजन करने में सफल हुए हैं। और विषय कोविड-19 का अभी संकट काल, भले ही अभी तक उत्तर काल का प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन अभी संकट काल चल रहा है। लेकिन एक भविष्य की उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए हमारी जो फ्यूचरिस्टिक विजन या भविष्य की क्या कार्यविधि या भविष्य हम किस प्रकार से हम आगे बढ़े, योजना किस प्रकार होनी चाहिए, या हमारे समाज को इस कोविड-19 के चलते किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, या किस प्रकार से विद्वानों में या लेखकों में या कवियों में एक साहित्यिक सर्जना करना है। इसलिए एक भले ही अभी उत्तरकाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक संभावित समय के लिए विशेष आयोजन की आवश्यकता है। और ये ऐसे एक मुद्दों पर आज विचार मंथन चल रहा है और इसमें काफ़ी ऐसे विद्वानों ने भाग लिया है। को मैं भी इसी अवसर पर मैं सबको अभिनंदन करता हूं। मैंने सभी को मैंने सुना है और बहुत अच्छा लोगों ने अपना विचार का मंथन यहाँ पर किया है। एक तो कोविड-19 के चलते आज पूरे विश्व में एक प्रकार का जो कहर मच गया है, पूरी व्यवस्था को एक प्रकार से तहस नहस कर दिया है। विशेष करके देश की जो यातायात व्यवस्था, ये व्यवस्था बिल्कुल पूरे विश्व में ठप हो गया है। साथ ही साथ और पूरी हमारी जो शिक्षण जो व्यवस्थाएं हैं, ये शिक्षण व्यवस्था लगभग बंद हो गई। साथ ही साथ एक प्रकार से जो आर्थिक तंत्रों का लगभग बंद हो गया है। और ऐसे समय में क्योंकि हमारा और इस कोविड-19 में सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है, जो एक प्रकार से सभ्य समाज का हुआ है। एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा विषाणु है जो बिल्कुल एक प्रकार से विकसित समाज के लिए ये वायरस ज़्यादा काल बन के खड़े हैं। इसलिए इटली, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देश, जो विकसित देशों में सबसे अधिक उनको नुकसान भरना पड़ रहा है। आज हम देखें कि
हमारे भारत की वर्तमान की जो स्थिति है, भले ही संक्रमित विषाणु से संक्रमित संख्या बढ़ रहा है, लेकिन 130 करोड़ की जो आबादी वाले देश में ये केवल विश्व की तुलना में केवल 3% ही भारत में लोग संक्रमित हुआ है। ताइवान जैसे चीन के बगल के देश है, अपने कोविड-19 पर विजय पा लिया है। और हमने देखा है कि इस भारतवर्ष के लोगों में भी संयम है और इसको काफ़ी मात्रा में रोकने में भी सफल हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री का जो आह्वान था देश के लोगों से, लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर ही रहे, किसी जरूरी काम के बिना कोई भी व्यक्ति बाहर न जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखना ही इसका मूल उपचार है। और इस आह्वान का भारत के लोगों ने अनुपालन किया है। भारत की जनता में वो सुबोध है और वह संयम है और पूरी सक्रियता के साथ, सजगता के साथ आज भारत की जो जनता है, भारत की जनता ने कोविड-19 को भगाने में काफ़ी मात्रा में सफलता पाई है। और इसके लिए मैं भारत की जनता को विशेष रूप से मैं अभिवादन करना चाहता हूं। साथ ही साथ आज कोविड-19 जो रोगी हैं, जो संक्रमित व्यक्तियों के चिकित्सा में या क्वारंटाइन समय जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उन्हें अपना जीवन को दांव में लगाते हुए, मृत्यु के साथ, मृत्यु को सामने रखते हुए, हाथ में रखते हुए उन्होंने अपने जो मरीजों का जो उपचार किया है, ये एक प्रकार की बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके त्याग के चलते आज जो भारत में कोविड-19 के मृत्यु की संख्या काफ़ी मात्रा में कम है। और इसके लिए मैं इन सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से मैं अभिवादन करता हूं, क्योंकि इस समय में, संकट काल में एक हमारी उन्होंने जो दान दिया है, सेवा दान किया है, जीवन को, प्राण को जोखिम में डालते हुए भी, प्राणों की चिंता किए बिना, अपने परिवार की चिंता किए बिना उन्होंने काम किया, उनके लिए मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ जो पुलिस कर्मी हैं, जो लॉकडाउन की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखा है, और ये भी एक उनका बहुत अहम दायित्व उन्होंने निभा रहे हैं। आज दिन भर, रात भर चौराहे पर, बाजारों पर खड़े होते हुए इन पुलिसकर्मियों ने हमारी व्यवस्था को, लॉकडाउन व्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी योगदान किया। उनको भी मैं इस समय अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ सफाई कर्मी जिन्होंने देश को अभी भी साफ और साफ सुथरे रखे हैं, उनके लिए भी मैं अभिवादन करता हूं। सामाजिक एक प्रकार से जो उत्तर काल में उत्तरदायित्व पर अगर लूँ, आज मेरे पहले वह विषय है कि शिक्षा जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था आज देखिए विश्वविद्यालय के जो इस का जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय एक प्रकार से बंद हो चुका है। जो पारंपरिक पाठदान कार्य है, ये पाठदान कार्य बंद हो गया है। पारंपरिक परीक्षा पद्धति बंद हो गई है, और जिससे क्या है, विद्यार्थियों में एक नैराश्य की भावना का
उत्पन्न हो गया है। और इस परिस्थिति में देश के विद्वान, देश के शिक्षक और हमारे देश की जो सरकार, हमारे जो उच्च शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थान AICTE जिसको कहा जाता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अन्य प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इन सभी के पास एक प्रकार से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। किस प्रकार से हम इस संकट काल में, भले ही पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था ठप हो गया है या शिक्षा व्यवस्था लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है, और ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, इस पर सोच विचार जारी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने आज से 3 साल पहले ही एक भारत को एक डिजिटल इंडिया, ऐसी बड़ी परियोजनाएं ली जिसका लाभ आज समाज को हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं बंद हैं, सिस्टम बंद हैं, पर हमारे हाथ में मोबाइल, हमारे घर में वाईफाई है, हमारी शिक्षा संस्थान में वाईफाई है, हमारे हाथ में मोबाइल है, तो हमारे हाथ में लैपटॉप हैं, तो आज हम सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम हैं। ये केवल डिजिटल इंडिया के कारण ही आज संभव हुआ। एक जिस डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जो युद्ध स्तर पर सभी सिस्टम में जो काम शुरू हो गया है, सरकारी विभाग से लेकर तमाम हमारी व्यवस्थाएं, बैंकिंग व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी आर्थिक लेन देन व्यवस्था, और हमारी जो यातायात या हमारे जो दूरसंचार विभाग, ये सारे सिस्टम एक प्रकार से डिजिटलाइज हो गया है, जिसके कारण आज इस संकट काल में एक महाअस्त्र के नाते आज हमारे काम हो रहा है। हम आज लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर में हैं, लेकिन घर के अंदर में होते हुए भी आज हम घर के बाहर की सोच हमारे दिमाग में है। हम किस प्रकार से हम घर बैठे बैठे आज हजारों लाखों विद्वान आज चिंता कर रहे हैं कि हमारे समाज की सेवा किस प्रकार से किया जाए। एक इसी उत्तरदायित्व को निभाते हुए, निर्वहन करते हुए आज हमारे आज ही कुछ दिन पहले हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महामंत्री रमेश पोखरियाल जी ने भी विश्वविद्यालय और शिक्षकों, अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को लेकर एक प्रकार का कार्यशाला का आयोजन किया था, जो वेबिनार में चला था, और जिसमें उन्होंने किस प्रकार से हमें आने वाले या इस संकट काल के दौरान हम अपने विद्यार्थियों के पास हम किस प्रकार जाएं और विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा दिलाया जाए, उन्होंने चर्चा की है, और जिसमें हजारों शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के और आम विद्यालय के शिक्षक भाग लिए थे, जो एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है शिक्षकों को आने वाले समय में किस प्रकार से डिजिटल सिस्टम से या ऑनलाइन सिस्टम से बच्चों को पढ़ाया जाए या विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, या हमारी जो ज्ञान हमारे अंदर में, शिक्षकों के अंदर में जो ज्ञान है, इस ज्ञान को किस प्रकार अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। ये है एक हिसाब से इस संकट काल के दौरान हमें काफी आगे बढ़ने का
सर्जना की है, सृजन की है। एक प्रकार से पूरा देश एक इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है। लोगों के दिमाग भी अभी इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है कि हम किस प्रकार से इनोवेटिव आइडिया से हम हमारे समाज, हम घर में रहते हुए अपने परिवार को कुशल रखते हुए अपनी समाज को किस प्रकार से हम सुरक्षित रखें, और साथ ही साथ हम अपना कार्य को भी, जो भी दैनंदिन कार्य हैं, इस कार्यक्रम को भी हम कार्य को भी जारी रखें। और जो शिक्षक है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, ये तमाम प्रकार के एक प्रकार का अपना घर ही एक इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है। और इस इंक्यूबेशन सेंटर से आज नई नई सोच, नई नई आइडिया दिन ब दिन बनता जा रहा है, दिन ब दिन बनता जा रहा है। उसका प्रयोग आज समाज में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 ही दिन पहले उन्होंने जो राष्ट्र के नाम पे जो भाषण उन्होंने दिया था, भले ही इसको अन्यथा न ले, 20 लाख करोड़ रुपया अपने देश जो लघु उद्योग के लिए, देश की जो आम जनता के लिए, देश के जो लेबर क्लास के लिए उन्होंने ये 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा करना और उसको कार्यान्वयन करने के लिए जो उनका आह्वान, और उसका एक बहुत बड़ा आह्वान है। आज तक किसी दुनिया के किसी भी देश ने इस प्रकार का कदम कभी अभी तक तो उठाया नहीं है। लगभग सभी देश आर्थिक मंदावस्था से गुजर रहा है, भले कितना भी विकसित देश ना हो। लेकिन भारत जब 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा जब देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं, तो देखिए हमारे भारत की आर्थिक तंत्र कितना मजबूत है। इसलिए देश की जनता को किसी प्रकार की नैराश्य में नहीं आना है। हमें तो लग रहा था कि प्रधानमंत्री के इस पैकेज की घोषणा से लग रहा है कि देश तले तले हमारे भारत में आज देखिए, भारत में कितना आज मेडिसिन बन रहा है। विश्व के तमाम देशों में आज औषधि जा रहा है। भारत से क्लोरोक्विन, भारत से पीपी जा रहा है, भारत से मास्क जा रहा है। तो इस प्रकार से देश के अंदर में अभी बहुत संस्थानों में, चिकित्सा संस्थानों में अभी कोविड-19 के वैक्सीन बनाने में रिसर्च चल रहा है। का इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है, हर हॉस्पिटल बन गया है, हर संस्थान अभी में एक प्रकार की प्रतियोगिता भी है कि हम सबसे पहले वैक्सीन बनाएं। ये मानसिक सोच बदल गया है। कोविड-19 का ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आज समाज में हो रहा है कि लोगों में, अपने लोगों के अंदर में एक देश प्रेम की भावना उमग रही है। और यही सोच आने वाले समय में कितना बड़ा काम करेगा। कई पीढ़ियों तक भारत आने वाले समय में विश्व का गुरु होगा। यही चीज शिक्षा में इसका प्रभाव आएगा, समाज में इसका प्रभाव आएगा, और यही चीज का प्रभाव हमारे साहित्य में भी प्रभाव पड़ेगा है। इसलिए आज शिक्षा को लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस पर समयोचित सोच रखी है और समयोचित कदम उठाया और अनुदान आयोग ने एक कमेटी बनाकर आने वाले समय में हमारी परीक्षा पद्धति कैसी होगी, किस प्रकार से परीक्षा लेनी है और किस प्रकार से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देनी है और किस प्रकार से हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर 2021 जुलाई तक की तैयारी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कर ली है और इमीडिएटली 15 मार्च के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाइट पर ऐसे कई ई लिंक उन्होंने दे दिया है, जिस ई लिंक से हमारे विद्यार्थियों को सहज से ही अपनी पढ़ाई की जो सामग्री घर में बैठे हुए उपलब्ध हों। ऐसा प्रयास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समयोचित कदम उठाते हुए किया है। ऑनलाइन पोर्टल या कोर्सेस एक लागू किया भारत सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जारी किया ई रिसोर्सेस में। इस स्वयं ऑनलाइन पोर्टल से कोर्सेस से हमारे विद्यार्थियों को किसी भी सब्जेक्ट का हो चाहे पीजी लेवल का हो, सबको सामग्रियां, हर एक विषय का सामग्री वहां उपलब्ध है जो पढ़ाई की सामग्री है। ऑडियो, विजुअल, टेक्स्ट, एनालिटिकल स्टडीज, हर प्रकार की व्यवस्थाएं उस पोर्टल के अंडर में है। तो वो विद्यार्थी लाभ उठाए, अपने मोबाइल के गूगल में जाए, में चले जाए, को ये सारी शिक्षा सामग्री उन्हें मिलेगा। फिर एक मोक्ष, अंडर ग्रेजुएट और पीजी मोक्ष बोलता है। यूजी पीजी मोक्ष से भी आज विद्यार्थी अनेक प्रकार के जो इनको सामग्री वहाँ उपलब्ध होगा, जिसमें 86 पीजी कोर्सेस हैं और 222 अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इसीलिए बच्चे, हमारे विद्यार्थी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल के ज़रिए घर में बैठे बैठे इन पर जाकर अपना एक्सेस कर ले, अपना सामग्री घर में ही उपलब्ध हो जाएगा। फिर आपके आया कि ई पाठशाला। ई पाठशाला एक ऐसा एक पोर्टल है जिसमें से हमारे ई पाठशाला में सभी प्रकार के अंडर ग्रेजुएट और पीजी लेवल के सभी सब्जेक्ट्स का सब उनको ई पाठशाला से भी उपलब्ध हो जाएगा। इनके अलावा भी एक कंटेंट कोर्सवेयर कहा जाता है, ई कंटेंट कोर्सवेयर, जो स्पेशली अंडर ग्रेजुएट के लिए बनाया गया। इसमें 87 अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं और जिसमें लगभग 23,000 मॉड्यूल्स उसमें मिलने उपलब्ध है। इसलिए विद्यार्थी को इस प्रकार के ई कंटेंट कोर्सवेयर उस लिंक पे भी जाकर सामग्रियां ले सकता है। और दूसरा है एक स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा एक डीटीएच सर्विस है, वो अपने मोबाइल के पोर्टल में भी, वो स्वयं प्रभा के पोर्टल में भी उपलब्ध हो जाएगा और डीटीएच के चैनल्स अपने केबल ऑपरेटर से बात करके या सैटेलाइट अपना मोबाइल में अपने मोबाइल से ही सैटेलाइट फ़ोन से कर से हम अपनी सामग्रियों को, शिक्षण सामग्रियों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इनके अलावा भी आपका एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी करके हमारा एक है, जिसमें तमाम किसी भी पुस्तक का ज्ञान आपको मिलेगा। किसी भी पुस्तक के संबंधित आपको किसी ज्ञान प्राप्त करना, उसी पुस्तक में आप पढ़ सकता है। उस पुस्तक के कूट नंबर, कैटलॉग वहाँ मिलता है। कैटलॉग में उसी में जाकर आपको पर्टिकुलर पेज में जाकर फलाने व्यक्ति का, आपके मन चाहे व्यक्ति के लेख को किसी पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की भी ऑनलाइन व्यवस्था यूजीसी ने
अभी अपने वेबसाइट में दे दिए, इसका लिंक भी। तो ये सारे जो ई रिसोर्स है सबके लिए है। फिर अपना देखिए, आजकल ज़्यादातर लोग, हमारे विद्यार्थियों को ज़्यादा पसंद किस में आता है, ज़्यादा उनको पसंद आता है यूट्यूब देखने के। तो इसीलिए हमारा एक यूजीसी का एक कंसोर्टियम है, जो इस कंसोर्टियम से हमारा एक यूट्यूब स्ट्रीमिंग यूट्यूब है। तो यूट्यूब स्ट्रीमिंग चैनल से उसमें तमाम सामग्री ये फ्री अनलिमिटेड फ्री एक्सेस है। आप अनलिमिटेड ज्ञान इस यूट्यूब से आप ले सकते हैं, जिसको CEC यूट्यूब स्ट्रीमिंग कहा जाता है। तो इससे भी आप सामग्री अपना उपलब्ध करा सकते हैं। तो इनके अलावा भी हमारा एक जो उसको कहते हैं शोध गंगा यूजीसी ने उन रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए भी चिंता किया है, जो शोधार्थी हैं। बहुत विश्वविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में हमारा लाखों की संख्या में शोधार्थी हैं। तो शोधार्थी अपने शोध गंगा करके जो पोर्टल है उसमें जाकर अब वहाँ पर उन्होंने आप अपना एक्सेस कर सकता है, जिसमें 2,26,000 थीसिस वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपको मिलेगा, ये सारी ज्ञान आपको मिल जाएगा। आपको अभी प्राइमरी डेटा के लिए आपको बहुत जगह घूमना भी नहीं है। आपको उस विषय में सेकेंडरी डाटा वहाँ से भी आप लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से आज शोध एक है, शोध गंगा के बाद शोध सिंधु भी है। शोध सिंधु है जो ई जर्नल्स का है। 15,000 ई जर्नल्स उस शोध सिंधु में उपलब्ध है। तो शोध सिंधु के द्वारा भी आप इन जर्नल्स को पढ़ाई कर सकते हैं। और इनके अलावा और एक पोर्टल है जो विद्वान है, जिसमें 2 लाख से अधिक विद्वानों का एक बहुत वहाँ पर उनका लेख, उनका बायोडाटा, उनका पब्लिकेशन सब उस विद्वान नाम, जो प्राध्यापक गण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए शोध गंगा पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान एक प्रकार से समय के रहते समय उचित विचार करके उसका मंथन करते हैं। और हम दिन व दिन बीत रहे हैं। हमारे इसे लॉकडाउन के दौरान कई हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो इससे लगातार हम विद्यार्थियों के लिए सोच कर रहे हैं, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए हमारा विचार चल रहा है। हम लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के ये भीषण परिस्थिति संकट काल को उबरते हुए हम किस प्रकार से आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बेहतरीन बना पाए, शिक्षा में क्वालिटी भी आए, इसका भी हमने तय किया है। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आने वाला समय जो ऑनलाइन एजुकेशन का होगा, अभी पूरे भारत भर में जुलाई में एग्जामिनेशन होगा। हमारा समर वेकेशन होगा। इसके बाद 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जो एडमिशन प्रोसेस होगा, और हमें 1 सितंबर से या जो नया जो फ्रेशर्स हैं उनका क्लासेस शुरू हो जाएगा। तो हम खूब ज़्यादा हम पीछे नहीं हैं, 1 महीना हम केवल पीछे हैं। जो आने वाले समय में हम 1 महीना बढ़ेगा, जुलाई तक हमारा एकेडमिक कैलेंडर को हम खींच के। तो इसलिए अब देखिए कि कोविड संक्रमण या कोविड विषाणु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम सामाजिक दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय से जो भी आदेश दिया है, सरकार जो भी आदेश दिया है, जो भी नियम बनाया है, उन नियम का अनुपालन करते हुए हमें क्या करना है, आगे कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम बरकरार रखें घर से ही, या जहाँ तक ऑफिस भी जा सकते हैं, जहाँ तक आपको नियम बना के दिया है। सीमित संख्या अफसर, सीमित संख्या कर्मचारी ऑफिस में भी उपस्थित रहेंगे। अभी हमें एक, जैसे हम बताए कि शिक्षा संबंधी कई बातें हमने बताया हैं।
अभी हम बताएंगे हमारा जो साहित्य और समाज, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य और समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समाज रहेगा तभी साहित्य है, साहित्य रहेगा तभी समाज है। इसलिए प्राचीन काल से आज से 15,000 समाज में साहित्य का सृजन हुआ था। कई हजार सालों तक तो श्रुति के रूप में लोग अपने मुंह से कविता की तरह आवृत्ति करते हुए, कविता की तरह गीत गाते हुए साहित्य को बनाए रखता है कि साहित्य एक प्रकार से समाज का दर्पण है, समाज का इतिहास है, साहित्य समाज का दस्तावेज है। हम किसी भी समाज के बारे में अगर जानना है तो हमें उसका साहित्य पढ़ने से उस समाज के बारे में हमें ज्ञान उपलब्ध होता है। किसी भी तत्कालीन समय के तत्कालीन समाज के बारे में हमें अगर ज्ञान लेना है तो हम साहित्य पर जाएंगे तो उस समाज का ज्ञान हमें उपलब्ध होता है। किसी भी समाज भी, किसी भी व्यवस्था के बारे में, इसीलिए साहित्य, आज देखिए संकट काल है, कोविड-19 का कोविड विषाणु इस समय के कविताओं में, इस जो भी फिल्म भी प्रोडक्शन होगा तो अभी कोविड-19 विषाणु का प्रभाव पड़ेगा। आज के 100 साल बाद हमें मालूम पड़ेगा कि 2020 में इस प्रकार के विषाणु इस धरती पर आया था, जिस विषाणु ने लाखों मनुष्य की मृत्यु दिलाई थी। तो ये भी समाज में पड़ेगा। अभी क्या है, ठीक है, साहित्य एक वास्तविक स्थिति के आधार पर बनता है। लोगों के हृदय में, लोगों के मन में एक संवेदनाएं पैदा होती हैं। वो संवेदना का आधार समाज होता है। समाज में व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति के हृदय की भावना को संवेदनाएं समझती हैं। वही संवेदना ही बाद में धीरे धीरे सर्जना बनती है, रचना होती है। चाहे वो अभिव्यक्ति होती है, उस संवेदना की अभिव्यक्ति जब होती है, चाहे वो कविता के माध्यम से हो सकती है, चाहे किसी कहानी के माध्यम से हो सकती है, किसी उपन्यास के माध्यम से हो सकता है, या छोटा लेख के माध्यम से भी हो सकता है। इसीलिए एक साहित्य एक अहम चीज है। साहित्य समाज के जरिए मेरा कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो वो दर्पण बनने के लिए समाज की वास्तविक स्थिति का वर्णन करना पड़े। जैसे हम एक दर्पण में अपना चेहरा हूबहू देखते हैं, साहित्य भी ऐसा ही बनना चाहिए, ना कि बिल्कुल किसी विचार से। हाँ, विचार का प्रभाव साहित्य में होता है, लेकिन वास्तविक छवि का वर्णन करना वो किसी विचार का नहीं होता है। एक वास्तविक स्थिति का वर्णन करना ये समाज का, ये साहित्यकार का मुख्य दायित्व होता है, मूल जिम्मेदारी होता है। हुबहू समाज की छवि को स्थापित करना, उसकी सर्जना करना, उसका अंकन करना। जैसे कलाकार, एक शिल्पकार किसी की छवि बनाती है तो हुबहू छवि बनाती हैं, यही है समाज। लेकिन समाज की वर्तमान जो साहित्य की सर्जना होगी, इस साहित्य की सर्जना में एक चीज होनी चाहिए जो एक पॉजिटिव, एक धनात्मक समाज का गठन, एक धनात्मक समाज की रचना या एक धनात्मक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का सोच लोगों के अंदर में पैदा करने वाली सर्जना होनी चाहिए। इस प्रकार की रचना से ही
आने वाले समाज में हमारी सामाजिक व्यवस्था होगी बहुत मजबूत। लेकिन आज की स्थिति में पिछले हम 2 महीने से और आने वाला 10 महीने तक हमें जो आने वाले समय का जो हमारा आह्वान है, समय की जो पुकार है, समय का जो आदेश है, आदेश ये आप घर पे ही रहे। हम इसलिए बोलते हैं कि मैक्रो इन माइक्रो, जिसको आप अपनी लघुता में ही व्यापकता को प्राप्त करना है। लघुता में ही आपको व्याप्त है। जैसे एक बूंद बूंद पानी से एक क्या समुंदर होता है। बूंद बूंद पानी से वो नदी बहता है और नदी जाकर आखिर समुंदर में मिलता है। इसलिए एक लघु, एक मनुष्य का, एक मानव का, एक परिवार का, आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस विषाणु के समय काल में एक परिवार का महत्व हो गया है। यानी माइक्रो बेस सोशल सिस्टम, माइक्रो बेस सोशल सिस्टम समय का आह्वान है। कोविड-19 की सिखलाई है। हमें अपने परिवार में ही योजना देश का बनाना है, समाज का बनाना है। इसलिए आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए 20 लाख करोड़ जो दिया था, जो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, ये 4 चीज ही बड़ी चीज है। शहर में लोग एक समय काम की तलाश में शहर गए थे। गांव के जमीन बाड़ी बेच के, गाय के, अपने घर के प्यारे प्यारे गाय भैंसों को बेचते हुए, जो सदियों से चल रहा था, अपने घर में हल चलता था, हर घर में दूध देता था, ऐसे गायों को भी बेच के लोग कहाँ जाते थे? शहर में काम ढूंढने गया था, सपना देखा था शहर की। लेकिन आज वही शहरीकरण आज बैक टू विलेज। कोविड-19 की सिखलाई है। कोविड-19 की सिखलाई है कि वी शुड गो बैक टू आवर विलेज, यानी हमारी ग्राम ही मुख्य है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, कुटीर उद्योग, कुटीर यानी घर, अपना परिवार में जो चीज बनता है, जो आप जो कारीगरी से, घर की कारीगरी से जो अपने घर में बनता था, वही चीज आज कोविड-19 ने सिखाई है। अगर भारत इस 20 लाख करोड़ का सही ढंग से काम में हमारी जनता लाभ पाएगी, तो आने वाला सदी भारत का होगा। पूरे विश्व में घर घर में उत्पादन होगा। अभी कोविड-19 के समय में अगर आपके घर में छोटा सा भी जमीन है, कई बार हम फेसबुक में देखा है, कई व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि घर में एक हरी मिर्ची का पौधा लगाया और 1.5-2 महीने में वो पौधा अभी मिर्ची लगने लगा, हरी मिर्ची लगने लगा है। इस प्रकार से कई प्रकार के सब्जियां घर में उगाई हैं इसके दौरान, कोविड-19 के दौरान, वही घर में अभी खाया है। बाजार में हम बाजार बंद है, हम बाजार नहीं जा सकते हैं। उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसा कई उदाहरण आया है अभी। इसलिए आने वाले समय में अगर हम ठीक ढंग से अगर इस कुटीर उद्योग का, इस लघु उद्योग को हम घर घर में शुरू करेंगे। आप घर में, आपके पास अगर सुई और सूती है, उससे भी कुछ बनता है, उससे रस्सी बना सकता है। आपके घर में ही अगर जमीन है, उसमें से जूट प्रोडक्शन होता है, जूट से आप कुछ बना, इस प्रकार ये बन सकता है। घर में अभी वेस्टेज पेपर से भी आप मोटा पेपर बना सकते हैं। घर में वेस्टेज पेपर से भी घर में तमाम आप छवि बना सकते हैं। घर में तमाम जो एक चित्रकार है, तो आप घर में पिक्चर बनाइए, ड्राइंग कीजिए, आर्ट कीजिए, वही उसी को मानकर
उसको बाजार में आप बेचेंगे, उसका पैसा आपको मिलेगा। इसलिए एक प्रकार से लघु उद्योग हमारा भारत गांव में बसता है, और एक अगर भारत गांव में बसता है, हरिउद बच्चन जी ने ये लिखा था कविता। इसलिए अगर भारत गांव में बसता है, इस स्लोगन, इस कविता को, इस स्लोगन को हम अगर वास्तविक कर पाएंगे, आने वाला समय में भारत विश्व गुरु होगा। घर घर में प्रोडक्शन होगा, गांव गांव में प्रोडक्शन होगा, और पूरा देश में इतना प्रोडक्शन, विदेश में उसको के हम निर्यात करेंगे। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये भारत किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं भारत बन रहा है, ये भारत की जनता के दिलों में, भारत की जनता के लोगों के जो सोच बदल गया है, मानसिकता बदल गया है, मानसिकता बदल गई है। इससे आने वाले समय में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। समाज में इसी का ही प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। हमारी जो भी साहित्य की सर्जना होगी, साहित्य में एक पॉजिटिव सोच, इस प्रकार के कुटीर उद्योग पर लेकर आप लेख लिखिए, लघु उद्योग पर लेख लिखिए। इस प्रकार के जो सोच है गांव की, गांव को जो लोग आज बैक टू विलेज हो रहा है, उसको आप लाभ उठाइए, उसके विषय में लिखिए, लोगों को और पॉजिटिव बनाइए। आप शहर मत जाइए, आप गांव में रहिए। आपके पास खेत है, खलिहान है, जमीन है, उसको लिक्विडिटी बनाइए, उसको प्रोडक्शन कीजिए, और तभी जाके क्या होगा, हमारा देश का विकास होगा। एक बहुत बढ़िया विषय पर मैं साकेत जी को, प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। एक बहुत बढ़िया पर आपने पर तमाम कई प्रकार के उच्च विद्वानों ने भाग लिया है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े संस्थानों के मुख्य जो कुलपति जी हैं, कई डायरेक्टर्स हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप जोड़े हैं, और इस सेमिनार का, इस वेबिनार का सही रूप से ये मैं देखा, मैं 2 दिन देखा, 2 दिन का मैंने आकलन किया हूँ। जो संकलन निकालता है, इसका संकलन यही कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, आने वाले समय में हमें अपने बलबूते पर ज़्यादा विश्वास करना है। फिर मैं दोबारा प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबन पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है, आत्मनिर्भर बनना है, आत्मकेंद्रित बनना है, और आत्मकेंद्रिकता के साथ समाज का सोच, हमारा टारगेट समाज का विकास होना अनिवार्य है। और इस अनिवार्यता के लिए हमारे पास हमारी जो सर्जना शक्ति है, इस सर्जना शक्ति को हम एक पॉजिटिव वे में, एक धनात्मक सोच करना है, और धनात्मक दिशा में हमारी रचना करने से समाज की भलाई होगी। इसलिए आज अपना मैं फिर से दोबारा मैं इस आयोजक मंडली को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। और साथ ही अगर कुछ विशेष प्रश्न हैं तो मैं अपना का मैं उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। इसमें सरोज प्रसाद ने लिखा है, सरकार जनता के लिए ही कार्य कर रही है। कोविड-19 के दौर में सरकार ने अच्छा काम किया है। किरण हजारिका सर ने बहुत ही सुंदर ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद सरोज जी, आपने सराहना की है। मैं प्रयास किया कम समय के अंदर में कुछ देने का। ये बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं भी एक शिक्षक के साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, और मैं इसीलिए समाज को मैंने देखा, परखा, समझा, और उसी हिसाब से मैं समाज को और आगे बढ़ाने का मैं हरदम प्रयासरत हूँ।
और आगे मैं करता जाऊंगा। समाज का विकास ही देश का विकास है। हमारे देश का विकास है। विकास की जो स्लोगन अगर हर एक व्यक्ति भारत की जन कम समय में ही भारत विश्व गुरु का आसन भारत को प्राप्त होगा। और कुछ सुझाव है तो मैं देखता हूँ। सही कहा आपने, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना आवश्यक है। चंद्रशेखर चौबे जी ने लिखा है, धन्यवाद चंद्रशेखर जी। सर्वान आत्मनिर्भर भारत के लिए सुनहरा अवसर बताया है। आपने मेरी व्याख्यान को सही समझा है सरवन कुमार जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर राम तेज जी ने लिखा है, जनता कैसे 20 लाख का सही सदुपयोग करेंगी वो तो सरकार करेगी, आप भ्रमित कर रहे हैं। नहीं नहीं राम तेज जी, वो तो सरकार करेगी। सरकार तो पैसा पैकेज दे रही है, लेकिन उसका लाभ उठाने का काम जनता का है। तो जनता, हम किस कुटीर उद्योग का कल्पना, उसका परियोजना करना चाहिए। और संदर्भित कुटीर उद्योग जो बैंक से जहाँ से उनको पैसा मिलेगा या एमएसएमई किससे पैसा मिलेगा, तो वहाँ जाके उनको कांटेक्ट करना है। तो इसलिए मैं भ्रमित तो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनता को सजग कर रहा हूँ कि आप अपना सरकार की इस पैकेज का फ़ायदा उठाएं। फिर अंचल कुमार राय जी ने लिखा है कि शहरी जीवन से कई गुना बेहद सुखदायक जीवन ग्राम्य जीवन में है। आपने सही अनुभव किया है अंचल कुमार जी, क्योंकि मैंने बताया कि भारत ग्राम में बसता है, कि ग्राम में भारत का किसानों का भारत है। कि इसीलिए इतने बड़े देश में 130 करोड़ की आबादी वाले देश है, तो इस 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हमारी अभी कमी है। हमारे खेती बाड़ी, हमारी गाय भैंसों का हमें पालन करना है, उसको बढ़ावा देना है, श्रीवृद्धि करना है, और इस मवेशियों का श्रीवृद्धि करना है, किसान खेती का श्रीवृद्धि करना है, जिससे आने वाले समय में खाद्यान्न से भारत के उस समय के मंत्री महोदय जी ने बताया था कि भारत में 1 साल तक भारत को बिना प्रोडक्शन के खाना दे सकता है, राशन पहुंचा सकता है, इतना भारत के पास खाद्यान्न मौजूद है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास, हम आज सक्षम हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों ने हमारी व्याख्यान सुनी। और इसमें लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी ने लिखा है, सभी गांव चले जाए और न लौटे तो शहर। ऐसे भी नहीं है, जो शहर में बचा हुआ है तो वो तो बचा हुआ है। भारत में शहर भी थी प्राचीन काल में, पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी जैसे शहर भी थे। तो वहाँ भी लोग बसते थे, गांव भी रहते थे शहर में, लेकिन एक संतुलन करना है। गाय मवेशियों को बेचकर शहर में जाके लोग हम बचेंगे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिनको नौकरी के दौरान वहाँ गया है, अलग बात, कोई इंडस्ट्री बिठाना अलग बात है, लेकिन जो लाखों की तादाद में आज जो लोग गांव से शहर की ओर जा रही है, तो वो उसको थोड़ा रोके, ताकि हम गांव में ही खेत खलिहान मवेशी पड़ा है, उसका सदुपयोग करें। तो अलका तिवारी, बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानप्रद वक्तव्य है, धन्यवाद अलका तिवारी जी। राम तेज की तो मैंने बता ही दिया है। तो फिर एक श्रीवास्तव ने बहुत बहुत धन्यवाद सर कहा, धन्यवाद आपको भी। फिर सो ब्यूटीफुल लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी ने लिखा कि जो सब छोड़कर शहर गए उनका क्या करेंगे। नहीं, वो तो समय ही बताएगा। आज जैसे उनको समय नहीं, उनको वापस आने के लिए मजबूर कर दिया है, तो समय ही बताएगा कि हम घर में रहते हैं, हुए हम 100 रुपया कमा सकते हैं, जो 100 रुपया में से हमारा 80 रुपया बचत होगी, कि 20 रुपया ही खर्चा होगा। शहर में जाओगे आप 100 रुपया कमाई करेंगे, 80 रुपया खर्चा होगा, 20 रुपया बचत होगा, क्योंकि शहर में खर्चा ज़्यादा है। तो इसीलिए समय ही बताएगा कि हमें गांव में रहना है, शहर में रहना है।
तो जया लक्ष्मी रविचंद्रन जी ने लिखा है कि हमारे जिए भी यहाँ तक कि सौभाग्य की बात है कि हम सब आप सब जैसे विद्वान जनों से लाभान्वित हुए हैं। तो आभार आप सबके प्रति, धन्यवाद। जय लक्ष्मी जी, आपने सही महसूस किया है। तो डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता जी ने भी लिखा है, मैंने बताया है। तो मुझे लगा खूब प्रशंसा ज़्यादा है, ज़्यादा प्रश्न तो उत्थापन नहीं हुआ है। इसमें दिनेश कुमार साहू जी ने लिखा है, साहित्य और समाज के साथ साथ वर्तमान समाज में ऑनलाइन द्वारा उच्च शिक्षा के अध्ययन में विविध उपक्रमों का विवरण आपने जो विस्तार से दिया है, उससे सभी विभागों के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक, साहसिक एवं पूर्ण व्याख्यान है। आपको दिनेश साहू जी, आपने हमारे व्याख्यान का सही आकलन किया है और संकलन के रूप में अपना सारांश आपने प्रस्तुत की है। और इन्हीं समय हो चला है और इन्हीं शब्दों के साथ जिन लोगों ने, जिन विद्वानों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन शोधार्थियों ने मेरी व्याख्यान प्रेरणा से या ध्यानपूर्वक सुने हैं और उससे प्रेरणा ली है और इसका संकलन किया है, और इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी शोधार्थियों को, सभी विद्वानों को पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और अभिनंदन करते हुए मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।